चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में फर्स्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू करें ना। भाई ओसी का हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेनेशन तो हो चुकी थी, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर समझ रहे थे कि जिसके अंदर पहले 4 क्वेश्चन तो हमने समझे, एमसीक्यू, वन सेंटेंस, आंसर इन शॉर्ट 2 मार्क्स वाले और आंसर इन ब्रीफ 3 मार्क्स वाले, ये सब क्वेश्चन हमने समझे। अब आज लास्ट 5th वाला क्वेश्चन हमें समझना है जो आंसर इन डिटेल है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, होता है ना वैसा। तो वो क्वेश्चंस ध्यान से हम लोग समझे तो समझना आप लोग भी। और पहले वो चीज है कि अगर 5 मार्क के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग कैसे प्रेजेंट करोगे, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। 5 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले तो कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। जिसके भी बारे में पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन, पहले उसकी डेफिनेशन लिखो और इंट्रोडक्शन लिखो। एक दो लाइन इंट्रोडक्शन के लिखो, फिर मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, फिर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके बारे में लिखो आप लोग। ठीक है ना, तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखो, जब 5 मार्क के क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में आपके 10 या 12 या 13 लाइन्स होनी चाहिए, सेंटेंसेस होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए अच्छी तरह से, अच्छे, एक एक रिपीट रिपीट पॉइंट नहीं। ठीक है ना, 10-12 परफेक्ट पॉइंट्स होने चाहिए कि जिससे पूरा आंसर जस्टिफाई हो जाए। समझना बेटा, पहली बार मैं समझा रहा हूँ कि 10 से 12 पॉइंट खाली लिखो कि जिसमें पूरा आंसर जस्टिफाई हो जाए। हाँ, अगर पूरा आंसर जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो ज्यादा आंसर लिखो, लेकिन ऐसा नहीं आपने 10-12 पॉइंट लिखा है और उसमें आंसर जो पूछा हुआ है वो जस्टिफाई हुआ ही नहीं, या आपने आधे में छोड़ दिया, मेरे तो 10 पॉइंट हो गए, ऐसा नहीं चलता है। बरोबर ना, आंसर जस्टिफाई होना चाहिए, फिर वो 10-12 पॉइंट में हो के ज्यादा हो। जैसे आपको कभी कभार ओसी में, इको में जो है वो कोई चीज की प्रोसेस पूछी जाती है, तो भाई इसकी प्रोसेस एक्सप्लेन करो, तो वो प्रोसेस पूरी बतानी होती है हमें, फिर वो 10-12 पॉइंट से बने कि ज्यादा पॉइंट से बने। ठीक है ना, पूरी बतानी होती है। लेकिन कभी आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछे या दूसरे कोई पॉइंट पूछे तो उसमें सबके सब भले बताने की जरूरत नहीं है। अब उनमें से 5 या 6 कोई भी एक्सप्लेन करो अच्छी तरह है, कि जिसमें 5-6 एक्सप्लेन करोगे और हर एक के अंदर 2-2 3-3 पॉइंट लिखोगे तो आपके 10-12 पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से 5 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना है, प्रोसेस वगैरह पूरी लिखनी होती है, बाकी में आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। अरे बात ध्यान समझना बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें बताऊंगा भी आप। अब पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजमेंट के बारे में डेफिनेशन देनी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखो, ऐसे तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे वो याद रख सकते हो। हम सिंपल सी डेफिनेशन कहते हैं कि सब स्टूडेंट को इजीली याद हो जाती है, तो इसके लिए कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन लिखो तो भी ठीक, उसके साथ एक दो पॉइंट लिख सकते हो कि भाई कोई भी बिजनेस में गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कि मैनेजमेंट की वजह से ही जो है वो बिजनेस की प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है। ऐसे एक दो पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करो। अब 5 मार्क में है तो कोई भी 5 या 6 आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सब लिख रहे हो तो भी ठीक है, और भले 5-6 एक्सप्लेन करो, हर एक के अंदर 2-2 3-3 पॉइंट परफेक्ट होने चाहिए, रिपीटेटिव पॉइंट नहीं, सिंपल पॉइंट नहीं, परफेक्ट पॉइंट होने चाहिए। जो मैं बातें बता रहा हूँ उन्हें चाहिए तो याद रखना, या तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में या जो रेफरेंस बुक है उसमें अच्छी तरह से एक बार रीड करना, तो आपको ध्यान रहेगा। तो चलो अब कैरेक्टरिस्टिक समझे अगर, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है यूनिवर्सल प्रोसेस। कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही अप्लाई होता हो ऐसा नहीं है, बिजनेस के अलावा की सब फील्ड में मैनेजमेंट अप्लाई होता है। कि जैसे भले वो रिलीजियस फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, कि कोई भी चीज हो, हर चीज में जो है वो मैनेजमेंट होता ही है। कि कोई भी एक्टिविटी में अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी रहता है। इसी वजह से मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, सभी एक्टिविटी में आता है, वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस बन जाती है। एंड देन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, कि हाँ, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट हमेशा इसीलिए किया जाता है कि हमें कोई गोल अचीव करना है। बिजनेस हो या कोई भी एक्टिविटी हो, हमने कोई गोल बनाया है, उसको अचीव करने के लिए काम करना है, तो मैनेजमेंट जरूरी है। अगर कोई भी बिजनेस या एक्टिविटी का गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो मैनेजमेंट की नीड ही नहीं आती है। बराबर ना, मैनेजमेंट की नीड ही तब क्रिएट होती है जब हमें कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट कंप्लीटली एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। बिना कोई गोल, बिना कोई लक्ष्य के मैनेजमेंट की नीड रहती ही नहीं है।
या उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, कि हाँ मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, कि मैनेजमेंट जो है वो कोई सिंगल पर्सन से होने वाली एक्टिविटी नहीं है। हमारी डेफिनेशन ही बता रही है कि इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला, मिलकर काम करने की कला, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी आती है कि जिसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं, कि अगर बिजनेस में 50 लोग काम कर रहे हैं तो मिलकर किस तरह से गोल अचीव करना है, वो मैनेजमेंट हमें सिखाता है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट में सब लोग मिलकर बिजनेस के एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो है वो काम करते हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट क्या हो जाता है, एक ग्रुप एक्टिविटी हो जाती है कि सब लोग मिलकर एक गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। देन इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। जब तक बिजनेस चलता है तब तक मैनेजमेंट चलता ही रहता है, क्योंकि अगर हमने बिजनेस में कोई एक गोल तैयार किया है, वो गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। अब वो मैनेजमेंट किया, गोल अचीव हो गया, तो एक गोल अगर अचीव हो जाए तो अगले साल फिर नया गोल तैयार करते हैं, उसके लिए फिर से मैनेजमेंट करते हैं, है कि नहीं? या कितने बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म गोल तैयार करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैनेजमेंट कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार करके हमने छोड़ दिया है। जब तक बिजनेस चलता है मैनेजमेंट चलता ही रहता है, इसी वजह से वो कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है। एंड ह्यूमन प्रोसेस, कि मैनेजमेंट मेनली ह्यूमन प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी के सेंटर में ह्यूमन होता है। बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को यूज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट करने वाला कौन है? ह्यूमन। मैनेजमेंट किया किसके लिए जाता है? ह्यूमंस के लिए, है कि नहीं? बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मैनेजमेंट ऐसा ही है। और इसी वजह से मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी के सेंटर में ह्यूमंस ही हैं, इसी वजह से वो एक ह्यूमन प्रोसेस कहलाती है। कि सब काम में ह्यूमंस ही हैं, मशीनें वगैरह तो उनकी सपोर्टिव हैं, पर मेन मैनेजमेंट तो ह्यूमंस की वजह से ही होता है। बिजनेस के लोग ही तो मेन मैनेजमेंट कर पाते हैं। टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग मैनेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बाकी के लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसलिए हर एक्टिविटी में ह्यूमंस जो है वो सेंटर में रहते हैं। एंड देन डिसीजन प्रोसेस, कि मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजन प्रोसेस है। बिजनेस में जब भी मैनेजमेंट की प्रोसेस चलती है तो हमेशा हर एक्टिविटी के लिए जो है वो हमें डिसीजन लेने होते हैं, कि चलो गोल अचीव करना है तो गोल अचीव करने के लिए हमें जो है वो बिजनेस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें बिजनेस में सेल बढ़ानी होगी। अच्छा चलो, अब सेल बढ़ानी होगी तो क्या करें? तो सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सेल बढ़ाने के लिए हम कोई ऑफर्स रख सकते हैं, सेल बढ़ाने के लिए हम जो है वो कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं, प्राइस कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। ये सब ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को हमेशा सिलेक्ट करना होता है। इसी वजह से मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस है। हर एक्टिविटी, ये तो एक एग्जांपल दिया, बिजनेस के कुछ भी एक्टिविटी के लिए जो है वो हर वक्त हमें डिसीजन लेना होता है। मैनेजमेंट में प्लानिंग करनी हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी एक्टिविटी के लिए डिसीजन लेना तो बहुत जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट एक कंप्लीट डिसीजन प्रोसेस बन जाती है। एंड देन मैनेजमेंट इज एन साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। साइंस में जैसे कहते हैं कि साइंस में जो है वो अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और यही चीज मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट के भी अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स है। मैनेजमेंट के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि बिजनेस में कुछ भी इफेक्ट हो रहा है तो पीछे उसका कोई ना कोई कॉज है। ये रिलेशनशिप रहता ही रहता है। तो इसी वजह से मैनेजमेंट को हम साइंस कहते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट आर्ट भी है। आर्ट में जैसे हम कोई भी थियोरिकल नॉलेज लेकर उसको प्रैक्टिस में रखते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, क्रिएटिविटी रखते हैं, तो उसी तरह से मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी रहती है। मैनेजमेंट में भी जो थियोरिकली हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है। तो जो बातें आर्ट में आती है वही मैनेजमेंट में भी है, और इसी वजह से मैनेजमेंट भी एक तरह का आर्ट है। एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। जैसे कोई भी प्रोफेशन होता है, डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, ये सब प्रोफेशन में आता है। तो कोई भी तरह के अगर प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन के लिए जो है पहले एक स्पेशल डिग्री लेनी होती है, स्पेशलाइज नॉलेज लेनी होती है। उसमें जो है वो एक एसोसिएशन से जुड़ना होता है, कंटिन्यूस खुद को अपडेट रखना पड़ता है, नई नई नॉलेज, नए नए रिसर्च हमेशा होते रहते हैं। और जो प्रोफेशन में होता है वही सब चीजें मैनेजमेंट में भी होती है, कि मैनेजमेंट करने के लिए भी पहले बीबीए एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए,
इसके अलावा खुद को कंटिन्यूसली अपडेट रखना जरूरी है, एसोसिएशन से जुड़कर उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, जो जो बातें प्रोफेशन में आती है वही सब बातें मैनेजमेंट में भी आती है, और इसी वजह से मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी कहा जाता है। आनी ना बात ध्यान, ये जो बातें बताई उसे अच्छी तरह से आप लोग बनाकर एग्जाम में लिखना, पॉइंट्स में लिखना उसे, पक्का नोट कर लो। ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो इजी लगते हो वो 5 या 6 आप लोग याद करो उसे अच्छी तरह से, और इसे नोट कर लो। तो फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। कि बिजनेस में जो मैनेजमेंट के लिए 3 लेवल तैयार होती है, वो 3 लेवल कौन कौन सी, वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो और उसके सब फंक्शंस भी बताओ। अब मैंने तो यहाँ पे सब उसका डायग्राम बनाया है, आपको डायग्राम पूछा हुआ है तो इस तरह से हमें तैयार करना है, सिंपल सा डायग्राम। और फिर हर लेवल के फंक्शंस बताने हैं। जो 3 लेवल आती है बिजनेस के अंदर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, उन तीनों लेवल का ये डायग्राम कि जिसके अंदर बताना होता है कि भाई हर लेवल पे कौन कौन इंक्लूड होते हैं वो बताएंगे, और फिर हर लेवल के फंक्शंस नीचे लिखेंगे। मैंने यहाँ फंक्शंस नहीं लिखे हैं, मैं रीड करके बता रहा हूँ। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे कि तीनों लेवल के फंक्शंस बताने हैं, अब इन तीनों लेवल में आपके सब में जो है वो कुछ 8 8 10 10 फंक्शंस दिए गए हैं, है कि नहीं? टेक्स्ट बुक में देखो या रेफरेंस बुक में देखो, सब में सेम ही है कि 8 8 10 10 फंक्शंस उसके अंदर समझाए हुए हैं। तो जब 5 मार्क्स में तीनों लेवल का पूछा हुआ है तो सब में 8 8 10 10 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको हर लेवल के लिए जो है वो 4 से 5 फंक्शंस भी अच्छी तरह से याद कर लोगे और प्रॉपर लिखोगे। अरे बना के खराब लैंग्वेज में कुछ भी ऐसे नहीं, एक प्रॉपर लैंग्वेज के साथ अगर आप 4 5 फंक्शन भी तीनों लेवल के लिखोगे तो आपके 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मैं तो यहाँ से रीड करके, आप भले टेक्स्ट बुक में देखो या रेफरेंस बुक में देखो, मैं तो रीड करके सभी बता रहा हूँ, सभी जो है वो डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। बाकी उनमें से जो आपको इजी लगे वैसे कोई भी 4 5 आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो जब 3 लेवल्स की बात करते हैं तो भाई सबसे ऊपर आती है टॉप लेवल। ठीक है ना, टॉप लेवल आती है, बिजनेस की पूरी अथॉरिटी, मेन सुप्रीम अथॉरिटी ये टॉप लेवल के हाथों में रहती है। टॉप लेवल पे कौन कौन इंक्लूड होता है, तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब जो है वो टॉप लेवल पे आ जाते हैं। पहले ये 2 लाइन लिखेंगे और फिर उसके साथ बताएंगे कि टॉप लेवल के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो टॉप लेवल क्या क्या काम करता है, तो उनके फंक्शंस में कहो तो पहला जैसे आता है, मैं लाइन वाइज और डायरेक्टली ओरली बोल रहा हूँ, तो आप लाइन टू लाइन रीड करना और समझना कि जैसे टॉप लेवल का मेन फंक्शन आता है कि बिजनेस के प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना, बिजनेस के मेन गोल जो है वो डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करना, ये उनका मेन फंक्शन है। इनके अलावा टॉप लेवल पे जो डायरेक्टर्स हैं वो बिजनेस के ट्रस्टी का काम करते हैं, बिजनेस का ट्रस्टी बनने का काम जो है वो उनका है। मतलब बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पहली उंगली जो है वो डायरेक्टर्स पे उठाई जाती है, तो भाई तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तो वो बिजनेस के ट्रस्टी कहलाते हैं। इनके अलावा कि भाई बिजनेस में सीईओ को डिसाइड करना, सिलेक्ट करना कि बिजनेस के सीईओ कौन बनेंगे, हायर लेवल के ऑफिसर्स कौन होंगे, उन्हें डिसाइड करना और उन्हें जो है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ये टॉप लेवल का काम है। इनके अलावा कि बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो बजट सैंक्शन करना, कि हर डिपार्टमेंट को कितनी कितनी अमाउंट दी जाएगी, उन सब के लिए जो है वो बजट तैयार करना। दूसरा कि बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग, बिजनेस को फायदा देने वाले लोग हैं, तो उनके इंटरेस्ट की केयर करना, उनके इंटरेस्ट का ध्यान देना, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ध्यान देना कि सबको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, कि कोई बिजनेस से परेशान तो नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखना। इनके अलावा बिजनेस के जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाना, स्ट्रेटेजी जो है वो बनाना बिजनेस के लिए कि जिससे बिजनेस लॉन्ग टर्म तक टिका रहे, लॉन्ग टर्म चलता रहे। इनके अलावा बिजनेस की कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम्स है, उन्हें जो है वो ढूंढना और उसे सॉल्व करना, ये टॉप लेवल का काम है ना। बिजनेस की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम आ रही है तो यही सॉल्व करते हैं, ये नहीं करते सॉल्व, फिर टॉप लेवल का ही ये मेन काम है। इसके अलावा कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कि कितना प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में रखना है, कितना प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है, कितना रिजर्व करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब डिसीजन भी टॉप लेवल पे लिए जाते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट को करना क्या है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। या इनके अलावा कि भाई टॉप लेवल जो है वो मिडल एंड बॉटम लेवल से रिपोर्ट मंगवा कर
और उसे जो है वो चेक करते हैं, हर एक्टिविटी को चेक करते हैं कि भाई ये दोनों लेवल प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। एक तरह से सुपरविजन का काम कि भाई टॉप लेवल दोनों लेवल से सब रिपोर्ट मंगवाएंगे कि बताओ क्या क्या काम कैसे कैसे किया है, और उन रिपोर्ट को एनालाइज करने का काम जो है वो टॉप लेवल का है। आई ना बात ध्यान, ये ध्यान से समझना बेटा, ये टॉप लेवल के फंक्शंस। उसके बाद कौन सा लेवल आ जाता है, तो फिर मिडल लेवल आता है। भाई मिडल लेवल कौन, तो भाई मिडल लेवल पे सब डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, तो वो सब जो है वो मिडल लेवल पे आ जाते हैं। बरोबर ना, बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट हुए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, जो अलग अलग लेवल्स हैं, उन सब लेवल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग वो मिडल लेवल पे होते हैं, जिनमें मेन डिपार्टमेंटल हेड, फिर डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक्सपर्ट्स, वर्कर्स, ये सब जो है वो मिडल लेवल के लोग हैं। बरोबर ना, ये मेन जो है वो डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कहलाते हैं। और इसी वजह से ये मिडिल लेवल का दूसरा नाम हम ऑफिसर लेवल भी कहते हैं। मिडिल लेवल का दूसरा नाम आता है ऑफिसर लेवल, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट के मेन मेन ऑफिसर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है ना, वो वर्क करते हैं वहां पर, और उनका काम क्या है, मिडिल लेवल क्या काम करते हैं, तो उनके फंक्शंस हम लोग समझे, समझना ध्यान से। तो भाई मिडिल लेवल के फंक्शंस कहें तो सबसे पहला फंक्शन वही आता है कि टॉप लेवल से जो सीईओ या एमडी के थ्रू जो भी जो है वो डिसीजंस आते हैं, उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम वो मिडिल लेवल का है। टॉप लेवल से जो भी रूल्स आया, जो भी एक्टिविटी आई है, जो भी प्लानिंग हुई, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो मिडिल लेवल का है, ये उनका मेन फंक्शन रहता है। इसके अलावा मिडिल लेवल जो है वो अपने डिपार्टमेंट का बजट तैयार करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और वो टॉप लेवल को बताते हैं। ठीक है, मतलब मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट तैयार करेगा और वो टॉप लेवल तक पहुंचाएगा, और अगर टॉप लेवल उसे अप्रूव करे तो फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। यहाँ कुछ चेंजेस हो तो वो चेंजेस बताते हैं। बरोबर ना, इनके अलावा मिडिल लेवल जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को कैसे काम करना है। जो प्रोडक्शन, परचेज, सेल, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट के एक एक हेड होंगे, तो वो तो यही सोचेगा ना कि भाई मेरे डिपार्टमेंट का काम जो है वो अच्छी तरह से हो, और इसलिए वो अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए हर डिपार्टमेंटल हेड अपने अपने रूल्स एंड पॉलिसीज तैयार करता है कि जिससे डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह से चले और ओवरऑल बिजनेस का भी जो है वो गोल अचीव हो पाए। ठीक है ना, इसके लिए मिडिल लेवल काम करते हैं। इनके अलावा ये मिडिल लेवल का काम होता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाना, कि हर डिपार्टमेंट बेस्ट वे में काम कर सके, बिना कोई वेस्टेज किए, बिना कोई नुकसान किए वो सबसे अच्छा काम कर सके, ये देखने का काम डिपार्टमेंटल हेड या मिडिल लेवल का है कि हर डिपार्टमेंट अच्छी तरह से चले। इनके अलावा कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सब में एंथुजियाज्म बने रहे, उसे मेंटेन करने का काम भी मिडिल लेवल का है। क्योंकि भाई एक्टिविटीज यहाँ पर ज्यादा होती है ना, यहाँ पे प्लानिंग वर्क ज्यादा होता है, तो यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मेन एक्टिविटीज चलती है, तो यहाँ जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो मिडिल लेवल पे हर डिपार्टमेंट में यही सोचा जाता है कि मेरे साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो जोश से काम करें, एंथुजियाज्म से काम करें। ठीक है ना, उनका मेन मकसद यही रहता है। इनके अलावा कि डिपार्टमेंटल, ये मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे डिपार्टमेंट से टच में रहते हैं, कि जिससे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सेल डिपार्टमेंट के टच में रहेगा कि हाँ भाई वहाँ सेल कैसी हो रही है तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करें। वो फिर परचेज डिपार्टमेंट के टच में भी रहेगा कि भाई प्रोडक्शन करना है तो उसके हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल लेकर आएगा। है कि नहीं, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बने रहना चाहिए ना, और वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का काम इसी का ही है, मिडिल लेवल का है। या दूसरा कहो कि भाई मिडिल लेवल जो है वो उनके सब डिवीजन, मतलब कि उनके नीचे आने वाले ज्यादातर बॉटम लेवल के ऊपर सुपरवाइज करता है। मिडिल लेवल का काम है कि भाई देखना कि बॉटम लेवल पे जो हमने काम सौंपा है वो बरोबर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि टॉप लेवल इनको काम सौंपता है, ये इनको काम सौंपता है, तो ये चेक तो करेगा ना कि भाई बॉटम लेवल पे बरोबर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं। इनके अलावा कि मिडिल लेवल अपने जो भी एक्टिविटी करता है वो सब एक्टिविटीज की रिपोर्ट बनाकर वो टॉप लेवल को प्रोवाइड करता है, कि जिससे टॉप लेवल भी सुपरवाइज कर सके। मिडिल लेवल अपने सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज की रिपोर्ट तैयार करके और टॉप लेवल को प्रोवाइड करता है कि हमने क्या क्या काम किया है।
ठीक है ना। एंड इनके अलावा मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल को हेल्प करता है बिजनेस की पॉलिसीज बनाने के लिए, बिजनेस के रूल्स बनाने के लिए, या कभी कभार कुछ सजेशन देने का काम वो मिडिल लेवल का है। क्योंकि यहाँ पर भी तो हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो वो भी टॉप लेवल को सजेशंस देते हैं कि हमें क्या कैसे काम करना है, कैसे गोल्स, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, उसका सजेशन वो देते हैं। बराबर, ये सब मिडिल लेवल के काम है, एक बार ध्यान से रीड करना आप लोग इसमें। और उसके साथ जो है वो बॉटम लेवल आते हैं। भाई बॉटम लेवल पे कौन आता है, तो बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन, ये आते हैं। बॉटम लेवल वो बिजनेस की मेन फंक्शनल लेवल कहलाती है, कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी, मेन फिजिकल एक्टिविटी वो बॉटम लेवल पे होती है। भाई मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल पे ज्यादातर जो है वो प्लानिंग या उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है, पर मेन एक्टिविटी तो यहाँ पे बिजनेस में मेन प्रोडक्शन करना है, मेन जो है वो कामकाज करना है, मशीनें चलानी है, ये सब यहाँ पे होता है बॉटम लेवल पे। और इसी वजह से जो है इस लेवल को हम लोग जो है वो फंक्शनल लेवल भी कहते हैं, बिजनेस की मेन फंक्शनल लेवल। और जब हम सुपरविजन की बात करते हैं, तो सुपरविजन चाहिए तो तीनों लेवल पे, पर सबसे ज्यादा सुपरविजन इस लेवल पे चाहिए होता है। बॉटम लेवल के ऊपर जो है वो सुपरवाइजर सबसे टॉप पे होता है, ठीक है ना, सबसे टॉप पे सुपरवाइजर होता है कि जो पूरी लेवल को चेक करता है कि सब काम बरोबर चल रहा है कि नहीं। और इसी वजह से बॉटम लेवल को हम सुपरवाइजर्स लेवल भी कहते हैं। मिडिल लेवल के टॉप पे ऑफिसर्स होते हैं तो उसको ऑफिसर लेवल कहते हैं। इसके टॉप पे होते हैं सुपरवाइजर, तो इसे सुपरवाइजर्स लेवल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना बेटा। और बॉटम लेवल के फंक्शंस क्या, बॉटम लेवल पे क्या क्या होता है, तो उनके फंक्शन देखो। मेन तो वही है कि सभी एम्प्लॉयज को जो है वो सुपरवाइज करना, ठीक है ना, कि बॉटम लेवल पे जितनी भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज चल रही है और जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करने का काम जो है वो बॉटम लेवल का आता है। इनके अलावा कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन से काम करें, वो एंथुजियाज्म से काम करें, ये देखने का काम भी बॉटम लेवल का है। भाई मेन एक्टिविटी यहाँ चल रही है, तो अगर इनमें डिसिप्लिन नहीं होगा, ये जो है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, तो पूरा बिजनेस टूट पड़ेगा। ये पूरे मैनेजमेंट का पिलर है, नीचे आता है, ये पिलर है, यही खराब हो गया तो ये दोनों तो गिर ही पड़ेंगे फिर। ठीक है ना, तो इसलिए मेन देखने का काम होता है कि ये लोग डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं कि नहीं, एंथुजियाज्म से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम बॉटम लेवल का है। इनके अलावा बॉटम लेवल पर जो है वो रूटीन वर्क प्लान होता है, कि रूटीन वर्क रोज क्या करना है, आज कौन सी एक्टिविटीज पूरी करनी है, ये रूटीन वर्क देखने का काम बॉटम लेवल का है। इनके अलावा बॉटम लेवल पर ही मेन एक्टिविटीज होती है कि एम्प्लॉयज का ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह देना है, तो ये सब बॉटम लेवल पर सबसे ज्यादा रहता है। दूसरा बॉटम लेवल जो है वो मिडिल लेवल से मिले हुए कोई भी ऑर्डर है, कोई भी जो है वो इंस्ट्रक्शन मिले हैं, कोई पॉलिसी मिली है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम बॉटम लेवल का। टॉप लेवल ऑर्डर देता है तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऑर्डर देता है तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। बराबर ना, मेन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर चलता है। इनके अलावा बिजनेस में जो है वो मशीन के लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सब देखने का काम बॉटम लेवल का है। मेन प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ना, तो मशीन कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है, उसकी रिपेयरिंग कोई एक्टिविटी है, उसको मेंटेन चलाना कैसे है, ये सब देखने का काम बॉटम लेवल पे आ जाता है। इसके अलावा कि बिजनेस में कब कब कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है, कितने रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह से लोग काम करेंगे, ये सब भी डिसीजन बॉटम लेवल पे किया जाता है। कि कैसा रॉ मटेरियल कब चाहिए, वो बॉटम लेवल डिसाइड करता है, तो वो मिडिल लेवल को जाके बताता है कि मिडिल लेवल पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट होगा ना, ये जाके उस परचेज डिपार्टमेंट को बताते हैं कि भाई ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए, आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओ। तो कब कैसे मटेरियल की जरूरत है, कब कौन से इक्विपमेंट या मशीन की जरूरत है, ये सब देखने का काम बॉटम लेवल का है, यही डिसाइड करके आगे बताते हैं, और वो लोग फिर खरीद के लाते हैं उनके लिए। तो ही तो ये काम करेंगे ना भाई, सही बात कि नहीं। इनके अलावा कि भाई कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जॉबर्स, फॉरमैन जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम भी बॉटम लेवल पे ही होता है। सुपरवाइजर का मेन काम यही है। या जैसे बताया कि भाई बॉटम लेवल टॉप या मिडिल लेवल से मिले हुए जो है वो प्लानिंग या कोई भी ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। एंड बॉटम लेवल जो है वो बिजनेस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल सजेशंस जो है वो ढूंढते हैं और वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। भाई बिजनेस में मेन प्रॉब्लम क्या है, भाई मशीन खराब हो रही है, सामान खराब हो रहा है, प्रोडक्शन बरोबर नहीं हो रहा है,
तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सजेशन ये लोग ढूंढते हैं कि यार मशीन अगर इस तरह से चले तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ऐसा सजेशन वो इसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सजेशन उसे प्रोवाइड करते हैं। तो टॉप लेवल पे बात पहुंचती है कि हाँ भाई मशीन ऐसे चलानी है या इस तरह से बदलनी है, तो फिर ये टॉप लेवल उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो बिजनेस में रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या सजेशंस हैं वो बॉटम लेवल प्रोवाइड करते हैं इन्हें, ये प्रोवाइड करते हैं इन्हें, और फिर उसको सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम। अरे बात समझ में, तो ये ध्यान में रखना बेटा कि बिजनेस में मैनेजमेंट में तीनों लेवल साथ में काम करती है तो मैनेजमेंट परफेक्ट हो पाता है। ठीक है, नोट कर लेना ये तीनों लेवल के बारे में, उनके फंक्शंस भी एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना। तो फिर इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन समझे। फिर उसके बाद हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। अब कोऑर्डिनेशन के बारे में बताना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक। कोऑर्डिनेशन, ये क्वेश्चन तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ब्रीफ दोनों में भी ये क्वेश्चन था कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या रहता है कि बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है उन सब एक्टिविटीज में यूनिटी होना, एक सिंक्रोनाइजेशन होना सबके अंदर, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। भाई बिजनेस में सब एक्टिविटीज है ना साथ में चलनी चाहिए, स्मूथली चलनी चाहिए, वो सब कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मैंने दोनों बार एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया था कि जैसे आप लोगों को याद रहे कि बिजनेस में प्रोडक्शन एंड सेल, उसका आप लोग खाली कंपैरिजन याद रखा करो कि कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरी सेल हो जाए, सब सामान खत्म हो जाए, उसके बाद नया प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। बराबर, तो जब नया प्रोडक्शन करेंगे तो इतने दिन हम सेल बंद थोड़ी रखेंगे, दुकान बंद थोड़ी रखनी है। भाई वहां सामान खत्म होने वाला होता है तो उससे पहले ही नया प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ये जो सिंक्रोनाइजेशन होता है खाली दो एक्टिविटी में नहीं, बिजनेस की 100 एक्टिविटीज में, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कहलाता है जो बिजनेस में हर जगह जरूरी है। कोऑर्डिनेशन की वजह से बिजनेस में हार्मनी, सुख शांति बनी रहती है, सब कुछ जो है वो प्रॉपरली चल पाता है। और बिजनेस के गोल को अचीव करना हो ना तो कोऑर्डिनेशन मस्ट है, बहुत नेसेसरी है। अरे बात समझ में, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन लिखे हैं, ये डेफिनेशन और जो बातें मैंने बताई वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। डेफिनेशन कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन की, टू ब्रिंग यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट जो अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं, बिजनेस में जो 100 तरह के अलग अलग काम होते हैं, उन सबके बीच में यूनिटी एंड हार्मनी रखना कि सब काम साथ में हो रहा है, एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन है कि ये चल रहा है उसके साथ ये भी एक्टिविटी है, उसके साथ ये भी साथ में हो रहा है, सब साथ में स्मूथली चल रहा है, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन क्या है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू पता चलता है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक समझे तो सबसे पहला आता है रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है या मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सबके लिए कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है। बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं, सब में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इसके अलावा मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज आती है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक्टिविटीज में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो बिजनेस की हर एक्टिविटी के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, कि कोऑर्डिनेशन सभी लेवल पे जरूरी है। जो 3 लेवल आती है, टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल, तीनों लेवल में जब कोऑर्डिनेशन होगा, सब मिलके काम करेंगे तो बिजनेस में कोई गोल अचीव हो पाएगा। नहीं तो एक लेवल को पता ही नहीं दूसरे में क्या चल रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन ही ना हो तो फिर गोल कैसे अचीव हो सकता है। तो इसलिए हर लेवल पर ये जरूरी है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट, ये तो जरूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, सबसे जरूरी पॉइंट है कि सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन की सक्सेस टोटली कम्युनिकेशन पे डिपेंड होता है कि बिजनेस में कम्युनिकेशन जितना स्मूथ है, जितना इजी है, जितना फास्ट है, उतना कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन में सब एक्टिविटी साथ में चलानी है। वही एग्जांपल कि सेल डिपार्टमेंट के लोग जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई हमारा सामान खत्म होने वाला है, तुम जल्दी से नया प्रोडक्शन शुरू कर दो, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी तो कोऑर्डिनेशन भी बनेगा ना। नहीं तो सेल डिपार्टमेंट बताए नहीं, वो बैठा रहे, वो खुद पूछने आएंगे ना, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बैठा रहे कि वो सेल डिपार्टमेंट बताएगा ना, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके बैठे हुए हैं, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिजनेस में परफेक्ट, फास्ट एंड इजी कम्युनिकेशन होगा ना तो कोऑर्डिनेशन भी जल्दी होगा, बिजनेस की ग्रोथ जल्दी हो पाएगी। या दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। हाँ,
कि कोऑर्डिनेशन में जितना कम्युनिकेशन जरूरी है उतना ही कोऑपरेशन भी जरूरी है। अच्छा, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों में फर्क क्या है? तो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज के बीच में होता है कि सभी एक्टिविटी साथ में चल रही है। कोऑपरेशन लोगों के बीच में होता है कि सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, बिना झगड़ा किए, बिना जो है वो एक दूसरे को तंग किए साथ में काम कर रहे हैं, वो कोऑपरेशन है। लोगों का साथ में होना और एक्टिविटीज का साथ में चलना उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बरोबर ना? तो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना नहीं होता है। जब तक लोग साथ में काम नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? बरोबर ना? पहले तो कोऑपरेशन जरूरी है। वही बताया कि सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपस में झगड़ा करके बैठे हो, उन्हीं में कोऑपरेशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से बनना है? ठीक है ना? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो बिजनेस के हर रिसोर्सेस, भले वो मेन मेड रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्स हो, मैन पावर हो, कुछ भी हो, हर कोई रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज हो पाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एंड मेन चीज कि कोऑर्डिनेशन इज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट, वो बिजनेस का, मैनेजमेंट का सोल कहलाता है। कि जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि भाई प्लानिंग जो है वो बिजनेस का ब्रेन कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस का स्ट्रक्चर कहलाता है, स्टाफिंग जो है वो बिजनेस के लिम्स कहलाते हैं, हाथ पैर कहलाते हैं। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन बिजनेस का सोल है, आत्मा है। कि अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो बाकी सब एक्टिविटीज बेकार हो जाएगी। शरीर में आत्मा ही नहीं है तो शरीर क्या करेगा? तो उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो बाकी एक्टिविटी कैसे चलेगी? बरोबर ना? इसलिए कोऑर्डिनेशन बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कहलाती है। आई बात ध्यान, नोट करना बेटा ऐसे अच्छी तरह से, और लिख लो, नोट कर लो, तो फिर उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन समझो। फिर उसके बाद फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शंस हमें बताने हैं। भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट, सिंपल वे में मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कहलाता है कि बिजनेस में जो भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग तैयार कर रहे हैं उसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना। मतलब हमारे बिजनेस के से कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाना, और हमेशा कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट टिका के रखना, उस पूरी एक्टिविटी को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विस तैयार हो रहे हैं वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचे और कंज्यूमर हमेशा उसको यूज करता रहे, टिका रहे वो प्रोडक्ट मार्केट में, इसके लिए एक्टिविटी करना वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? डेफिनेशन पहले कहो तो यही है कि इट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना। इसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट में बिजनेस क्या करता है कि भाई बाहर कस्टमर को एक्चुअल नीड क्या है, उस नीड को वो पहचानता है, उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसी सर्विस चाहिए, उस नीड को पहचानेगा प्रोड्यूसर, और फिर उसके हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट तैयार करेगा और वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। और इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना, कि प्रोडक्ट दे देने के बाद ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को भूल जाना तुम कौन मैं कौन, प्रोडक्ट देने के बाद भी जो है वो कस्टमर्स की केयर करना, कि अगर उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, उन्हें कोई भी तरह का चेंजेस करना हो या क्या करना हो, तो उसमें खुद में हमेशा अपडेट होते रहना। इसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। बिजनेस में जब लॉन्ग टर्म टिके रहना हो, लॉन्ग टर्म अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट में प्रोवाइड करना हो, तो उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो ये मैनेजमेंट नहीं करते तो उसका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है। कुछ कुछ टाइम चलेगा, नया नया प्रोडक्ट होगा, उसके अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट आ जाएगा तो उनका प्रोडक्ट जो है वो बंद हो जाएगा। हमेशा हमारा प्रोडक्ट भी बिकता रहे, उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट जरूरी आता है। और ऐसे मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए क्या फंक्शंस किए जाते हैं? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस आते हैं ना, तो उसमें 4P मानते हैं। 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस है। सिंपल में कहो तो प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करना, कोई भी गुड्स या सर्विस अच्छी तरह से तैयार करना। इसके अलावा प्राइस, उसका प्राइस डिसाइड करना कि जिससे जो है वो कस्टमर इजीली उसे खरीद सके। फिर प्लेस, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेस नक्की करना, कि कहाँ बेचना है, एक शहर में कि पूरी कंट्री में कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमें बेचना है, वो प्लेस तैयार करना। एंड फिर प्रमोशन, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, उसके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करना, कि जिससे कस्टमर हमेशा हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहे। ये सभी एक्टिविटी करना, सभी फंक्शंस करना, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। एक एक करके अगर समझे तो मैं रीड कर रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक हो तो उसमें देखो कि सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट आता है। सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करना।
आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ही तो कस्टमर खरीदेंगे, तो ही तो वो अट्रैक्ट होंगे। आपका प्रोडक्ट सर्विस ही जो है वो अगर खराब है तो कस्टमर कहाँ से आने वाला है। तो सबसे पहला मेन फंक्शन आता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करना, और एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करने के लिए सब बातें ध्यान में रखता है कि प्रोडक्ट का अपीयरेंस, उसका कलर, उसका साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब चीजें जो है वो देखनी होती है। इसलिए प्रोडक्ट तैयार करना कोई सिंपल एक्टिविटी नहीं है, हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स मतलब उसके अंदर भी ये सब एक्टिविटी आ जाती है कि प्रोडक्ट का अपीयरेंस से लेकर उसका शेप, साइज, कलर, आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके अलग अलग वेराइटीज, कि प्रोडक्ट भाई पेन है एक ही मिल रही है कि अलग अलग वेराइटीज में हम पेन बनाएंगे, कैसा प्रोडक्शन करेंगे, ये सब चीजें डिसाइड करना वो यहाँ आता है प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो फिर दूसरा आता है प्राइस। प्राइस डिसाइड करना, ये स्टेप जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कहलाता है, क्योंकि प्राइस डिसाइड करना जो है वो बहुत जरूरी है। हमें पता है कि भाई बाहर जो कस्टमर्स हैं वो हर कस्टमर को जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए और लो प्राइस में चाहिए। हर कस्टमर को ऐसा ही चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए तो प्राइस कम होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें भी जो है वो प्राइस उसके हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है। कुछ ऐसी प्राइस डिसाइड करना कि जिससे जो है वो हमें भी प्रॉफिट बना रहे और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिले, उन्हें भी ऐसा ना लगे कि भाई हमने तो महंगी चीज खरीदी, और हमें भी जो है वो प्रॉफिट मिलता रहे। इस तरह से प्राइस डिसाइड करना, और इसके लिए भी सब चीजें देखनी पड़ती है। बिजनेस का मेन प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, वो तो देखना ही पड़ता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कि भाई प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, लाइट बिल, रेंट वगैरह, ये सब तो देखना ही होता है। पर इनके अलावा भी प्राइस डिसाइड करते वक्त बिजनेस की सेल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, होलसेल एंड रिटेल सेल, या फिर कमीशन टू मीडिएटर्स, ये सब बातें भी ध्यान देनी होती है। खाली खर्चा नहीं, पर हमारी पॉलिसीज कैसी है, रूल कैसी है, हम उधार पे बेचेंगे कि कैश में बेचेंगे। इसके अलावा अगर मीडिएटर है तो मीडिएटर को कमीशन देनी है नहीं देनी है, ये सब बातें भी देख कर और उसके बाद प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि जिससे हमें भी प्रॉफिट हो और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिले। फिर उसके बाद होता है प्लेस। प्लेस डिसाइड करना। प्लेस मतलब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस के अंदर सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमें प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल करना है, कि भाई हमें सिर्फ सिटी में ही सेल करना है, लोकल एरिया में, कि पूरे स्टेट में, कि पूरी कंट्री में, कि पूरे वर्ल्ड में, कहाँ सेल करना है, वो पहले प्लेस तो डिसाइड हो। और जिस जब प्लेस डिसाइड हो जाए तो फिर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ता है। हम जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन रहती है कि हमारा प्रोडक्ट कंटिन्यूसली मार्केट में मिलता रहे, कंटिन्यूसली मार्केट में मिलता रहे, कभी भी खत्म ना हो। क्योंकि जिस दिन प्रोडक्ट हमारा मार्केट में खत्म हो गया तो दूसरे कंपनी वाले, दूसरे बिजनेस वाले वो अपना प्रोडक्ट लाकर और वो बेच देंगे, हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रोडक्ट कंटिन्यूसली मिलते रहे, इसीलिए ही ये प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है कि आपको कहाँ सेल करना है। अगर छोटे स्केल पे है, लोकल है तो ठीक है। आपको स्टेट या नेशनल लेवल पे अगर सेल करना है तो हमें मीडिएटर चाहिए होता है कि आप प्रोड्यूसर हो तो आप होलसेलर को दोगे, या बीच में कोई एजेंट को दोगे, वो एजेंट होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो जितनी बड़ी चेन होगी उतने बड़े प्लेस पर आप लोग सेल कर पाओगे और कंटिन्यूसली प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को मिलता रहे। इसलिए ये प्लेस का काम किया जाता है। और आखिरी में होता है प्रमोशन का काम। ठीक है ना, आखिरी में प्रमोशन। प्रमोशन का मेन काम होता है कि भाई आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक हमेशा टिका के रखना, कस्टमर को अवेयर करना कि देखो हमारा प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, और उसे कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसे हम लोग प्रमोशन कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रमोशनल एक्टिविटी आ गई कि जिसके अंदर जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, जिसके अंदर अलग अलग ऑफर्स आ जाती है कि कभी डिस्काउंट देना, कभी ऑफर देना, दूसरी एक्टिविटीज करना। ठीक है ना, इसके अंदर पब्लिसिटी आ जाती है कि बिजनेस की पब्लिसिटी करना, प्रमोशन करना, कि जिससे कस्टमर हमेशा बिजनेस से और प्रोडक्ट से जुड़ा रहे। तो ये चारों काम जब हम करते हैं ना तो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस परफेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है और हमेशा मार्केट में टिका रहता है। इसलिए ये पूरे फंक्शन को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केट में अपने प्रोडक्ट को टिका के रखना। बता रही है ना, कॉन्सेप्ट समझना बेटा अच्छी तरह से। ये चारों फंक्शंस अच्छी तरह से समझ लो, एक बार रीड कर लो आपकी बुक में से, फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन समझो।
फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में समझाना। भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम हम लोग कहते हैं। तो एचआरएम का मतलब क्या? सिंपल मीनिंग ये कहलाता है कि भाई बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी केयर करना, सभी लोगों की केयर करना, उन्हें बिजनेस के साथ हमेशा जोड़े रखना और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है ना। बिजनेस में भले ही कितने भी तरह की एसेट्स आ जाती हो, कि भले जो है वो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह जो भी एसेट्स हो, लेकिन इन सब को चलाने के लिए जो है वो मेनली ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट एसेट जो है वो ह्यूमंस कहलाते हैं। है कि नहीं? बिजनेस के एम्प्लॉय, बिजनेस का अच्छा स्टाफ वो बिजनेस की वैल्यूएबल एसेट है। अगर वही ना हो, ये स्टाफ ही अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, बिजनेस क्या चलेगा? आपने भले ना लाखों करोड़ों की मशीनें रख दो, बड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर बना दो, सब कुछ तैयार करो, पर अगर स्टाफ ही बरोबर ना हो तो सब कुछ बेकार है। सबसे वैल्यूएबल जो है वो स्टाफ रहते हैं, और इसलिए उनकी केयर करना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम करता है? तो सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉयज को बुलाता है और उनको सिलेक्ट करता है कि कहाँ पर कैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है, और फिर हमेशा उसकी केयर करता रहता है कि एम्प्लॉयज भी बिजनेस में टिके रहे। कि ऐसे नहीं कि एम्प्लॉय बिजनेस में परेशान होकर नौकरी छोड़ दें, फिर बार बार नए एम्प्लॉयज को रखना पड़े, ये नहीं। वो हमेशा एम्प्लॉयज यहाँ टिके रहें और खुशी से काम करें, ये देखने का काम एचआर का है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। डेफिनेशन का हो तो ये लिख सकते हैं कि एचआरएम इज एन एक्टिविटी विच टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंटीग्रेट देम विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू अचीव इट कलेक्टिवली। एचआरएम एक एक्टिविटी है विच टेक केयर ऑफ बिजनेस, टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज, कि वो एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं, हर तरह से केयर करना है एम्प्लॉयज की, एंड इंटीग्रेट देम विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सॉरी, कि भाई एम्प्लॉयज को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, कि बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ उन्हें जोड़ना, एंड कलेक्ट अचीव इट कलेक्टिवली, और फिर कलेक्टिवली सब मिलकर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, इसके लिए काम करना। देखो भाई, हमने हमेशा कहा है, ये पॉइंट तो याद ही रखना, एक्सप्लेनेशन में भी हर चैप्टर में आता है ये पॉइंट, तो कि जब भी कोई एम्प्लॉय, कोई स्टाफ बिजनेस में आता है नौकरी करने के लिए, तो वो भी अपना कोई गोल लेकर आता है, अपना कोई ऑब्जेक्टिव लेकर आता है। हम हमेशा कहते हैं ना कि अगर कोई स्टाफ मेरे बिजनेस में काम कर रहा है तो वो इसलिए नहीं काम कर रहा है कि भाई उस स्टाफ को जो है वो, इन्हें जो इनका गोल अचीव करना है, वो अपना गोल लेकर आए हैं बिजनेस में, कि किसी को घर खरीदना है, किसी को जो है वो कोई अपना कर्जा उतारना है, किसी के घर पे कोई दूसरी प्रॉब्लम है, वो उसके लिए नौकरी कर रहे हैं। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा करने नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी एचआरएम का काम यही होता है टू इंटीग्रेट देम विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि उनके ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करना, उन्हें समझाना कि अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाएंगे। बरोबर ना, कि जिससे वो बिजनेस में ईमानदारी से और अच्छी तरह से काम करें, तो बिजनेस को भी फायदा होगा और उनके गोल भी अचीव हो पाएंगे, कि सबके गोल कलेक्टिवली जो है वो पूरे हो पाए। यही समझाने का काम एचआरएम का है। इसे ही कहते हैं एम्प्लॉयज की केयर करना हर तरह से। बरोबर ना, ये एचआरएम काम करता है। और उनके फंक्शंस का हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या, तो इट इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन। बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज हैं तो टाइम टू टाइम प्रॉपर सिलेक्शन करना उनका, उन्हें ट्रेनिंग देना, प्रमोशन जरूरी हो तो प्रमोशन देना, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देना कि किसको क्या काम करना है, ये एचआर का काम है। इसके अलावा इंटीग्रेट एम्प्लॉय टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो डेफिनेशन में ही बताया कि उनके ऑब्जेक्टिव अलग हैं, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, कि जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो सके और उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके। कोई भी बिजनेस ऐसा ना काम करे कि अपने फायदे, भाई मेरा काम हो जाना चाहिए, तुम्हारा काम, तुम्हें घर खरीदना है तुम जानो, उसमें मैं क्या करूं, मेरा काम पहले करके दो। ऐसा नहीं कर रहे। अगर बिजनेस भी कमा रहा है तो साथ में एम्प्लॉयज का भी ग्रोथ होना चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव भी पूरे होने चाहिए, ये देखने का काम एचआर का है। एंड मैनेज एम्प्लॉय एज अ वैल्यूएबल एसेट्स, जो पहले ही बताया कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें बिजनेस की एसेट मानकर, वैल्यूएबल एसेट मानकर उनकी केयर करना, उन्हें मैनेज करना। जैसे हम कोई सामान को संभालते हैं, उससे कई ज्यादा जो है वो संभालना एम्प्लॉयज को पड़ता है, कि उनकी केयर करेंगे तो वो बिजनेस में ढंग से काम करेंगे ना। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज,
ये एचआर का मेन काम होता है कि एम्प्लॉयज का बिजनेस में डेवलपमेंट हो, वो कुछ सीखें, उनकी स्किल बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े। ऐसे नहीं कि उन्हें मजदूरों की तरह खाली काम करवाते रहे, वो भी कुछ नया सीखे, वो भी कुछ जो है वो डेवलप हो उनमें। तो ये चीजें सिखाने का काम वो एचआर का है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज डेवलप होंगे ना तो वो हमारे बिजनेस के लिए और अच्छी तरह से काम करेंगे। उनमें स्किल डेवलप होगी तो उसका फायदा भी तो बिजनेस को ही होगा ना, ठीक है ना। तो उनमें स्किल डेवलप करने का काम भी एचआर का रहता है। एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड राइट पोजीशन। हाँ, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इवैल्यूएट होती रहती है, चेक करते रहते हैं कि उनका काम कैसा है, और फिर जैसी जरूर हो उसे उस हिसाब से राइट पोजीशन दी जाती है। कि किसी का काम अच्छा है तो उन्हें बोला जाता है कि अब यहाँ से हटकर आप इस पोजीशन पे काम करोगे। किसी का काम खराब भी हो तो उसे थोड़े दिन के लिए बॉटम पोजीशन पे भी रखा जाता है कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। एचआर काम करता है कि एम्प्लॉयज को जो है वो बिजनेस में टिका के रखे, लॉन्ग टर्म तक एम्प्लॉयज बिजनेस में ही काम करें और बिजनेस का लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस हो। लेबर टर्नओवर रेट मतलब वही कहलाता है ना कि बिजनेस में लेबर्स जो है वो काम छोड़कर चले जाए और उसकी जगह पे हमेशा नए लेबर्स को रखना पड़े, इसे लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं। कि एक काम छोड़ के चले गए, अब उसकी जगह फिर से रखना पड़ेगा, उनकी केयर नहीं की तो वो भी छोड़ के जाएंगे, फिर से दूसरों को रखना पड़ेगा। तो ये बार बार दूसरों को रखना, उसके लिए प्रोसेस करना, फिर उन्हें भी ट्रेनिंग देना नई तरह से, फिर वो चले जाए तो फिर से दूसरों को बुलाना, इसे लेबर टर्नओवर कहते हैं। ये बिजनेस में खराब चीज है, नहीं होना चाहिए। जो एक बार काम कर रहे हैं वही टिके हुए होने चाहिए, तो जिससे उनकी भी ग्रोथ होती है और बिजनेस की भी ग्रोथ होती है, होता है ना वैसा। तो एचआर का काम ही यही होता है, लेबर टर्नओवर रेट को रिड्यूस करना एंड क्रिएट फ्रेंडली एटमोसफियर। कि बिजनेस में एक फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट करना कि जिससे एम्प्लॉयज को वननेस की फीलिंग आए, यूनिटी लगे कि नहीं भाई बॉस और वो एम्प्लॉय अलग नहीं है, हम सब एक हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। उनमें एंथुजियाज्म बना रहे, वो जोश से काम करे, खुशी से काम करे, ये देखने का काम एचआर का है। अरे बात ध्यान, तो एचआर के ये सब फंक्शंस नोट करना बेटा, ठीक है। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है तो एम्प्लॉयज की केयर करना, तो उसके लिए ये डेफिनेशन और उसके ये फंक्शंस प्रॉपर याद रखना, ठीक है। नोट कर लो चलो इसे, तो फिर उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन देखें हम लोग 6 पर। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। अब ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में समझाना है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या। तो जैसे ये तो नाम है उसी तरह से कि बिजनेस में प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना वो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। भाई बिजनेस में हम कुछ भी जब तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। और उस प्रोडक्शन का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे बिजनेस की सबसे वैल्यूएबल थिंग है। आपका प्रोडक्ट सही होगा, गुड्स एंड सर्विस अगर आपका सही होगा तो आपका बिजनेस सही तरह से चलेगा। बाकी आप 100 मैनेजमेंट कर लो, 100 चीजें कर लो, आपका प्रोडक्ट खराब है, सर्विस अगर खराब है तो सब चीजें खराब है, कोई भी चीज सही नहीं होगी। तो वो प्रोडक्ट तैयार करना, उसके लिए ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट में जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग ये सब चीजें आती है, उसी तरह से प्रोडक्शन में भी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। कि कब कितना प्रोडक्शन बनाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस कम होना चाहिए, मतलब कॉस्ट जो है वो कम लगना चाहिए, इन सब बातों की केयर करना वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, बरोबर। और बिजनेस में प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी कहलाता है। हम डेफिनेशन कहो तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड द प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, बरोबर ना। कि प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करना, प्रोग्राम डिसाइड करना कि कब क्या तैयार करना है, कब कैसे तैयार करना है, वो प्रोग्राम डिसाइड करना। मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन रखना कि सभी एक्टिविटीज प्रोडक्शन के साथ में चल रही है। प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना एंड कंट्रोल करना कि कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, खर्चा कम रहे, जितना जरूरी है उतना प्रोडक्शन हो, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, कि हर चीज पे कंट्रोल रखना, ये सब देखना वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ठीक है ना। जरूरी होता है भाई, इसमें मैनेजमेंट नहीं किया, प्रोडक्ट खराब हो गया, इसमें गड़बड़ हुई तो पूरा बिजनेस डूबने के चांसेस रहे, इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट जरूरी आता है। और उसके फंक्शंस क्या क्या करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, तो सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं उसमें कि जैसे डिसाइड प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान डिसाइड करना
कि कब कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना है, किस कौन सी मशीन यूज करनी है, कैसे हम रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, इन सब की प्लानिंग करना वो पहला ही मेन काम है। देन अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, प्रोडक्शन के लिए रिसर्च करना, हर चीज की रिसर्च, वही बात कि अगर हम रॉ मटेरियल यहाँ से खरीद रहे हैं तो कैसे मिलेगा, यहाँ के रॉ मटेरियल में क्या फर्क रहेगा, ठीक है ना, ये उसका भी रिसर्च होता है। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग वेराइटी तैयार करेंगे कि एक ही प्रोडक्ट होगा, वेरिएशंस होगा कि नहीं होगा, बरोबर, कि अगर पूरा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट कैसा पड़ेगा। अच्छा, हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल पूरा साल मिलता है कि कोई सीजन में मिलता है, ऐसी 100 चीजों की रिसर्च होती है। तो मैनेजमेंट में इन सब का रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। फिर देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है कि हमेशा प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होता, टाइम टू टाइम उसमें डेवलपमेंट जरूरी होता है। आप बाहर से अगर डेयरी मिल्क भी खरीदते हो तो आपको भी पता है कि 10 साल पहले जो प्रोडक्ट मिलता था और आज उसमें फर्क है, वेरिएशंस आते हैं, पैकिंग बदल जाती है उसकी, ठीक है ना, प्रोडक्ट में भी फर्क आता है। तो ये एक सिंपल सा डेवलपमेंट होता है। अब प्रोडक्शन में ये डेवलपमेंट भी देखा जाता है कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना है कि नहीं। देन सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है कि हम प्रोडक्ट तैयार करते वक्त कैसी टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं। भाई अच्छी टेक्नोलॉजी मशीनरी होगी तो प्रोडक्शन फास्ट होगा, कम खर्चा होगा। ये अगर सही नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी धीरे होगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। देन सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड लेआउट, ये भी जरूरी आता है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो कहाँ पर कर रहे हो, आपकी जो फैक्ट्री बनेगी वो फैक्ट्री कहाँ पर, उसका लेआउट कहाँ होगा। कितनी चीजें ऐसे होती है जो उसको शहर के बीच में फैक्ट्री नहीं लगा सकते, बाहर प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो उसकी लोकेशन ऐसे ढूंढनी पड़ेगी। कुछ कुछ प्रोडक्शन ऐसा होता है कि ठीक है घर में भी हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो हर एक का अपना अपना लोकेशन एंड लेआउट है, वो डिसाइड करना पड़ता है मैनेजमेंट में। नीड ऑफ प्रोडक्शन, ये देखना होता है कि कब कितने प्रोडक्शन की नीड है। पता है कोई सीजन होता है तो उस वक्त प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मंदी होती है तो ठीक है प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वो नीड देखनी पड़ती है कि कब कैसे प्रोडक्शन की नीड रहती है हमें। एंड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है, ये भी भाई कि भाई जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए, जरूरत से कम ना हो। और दूसरा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटी ना खराब हो हमारी। कितनी बार होता है कि ज्यादा चीजें बना रहे हैं ना तो क्वालिटी खराब हो जाती है, तो ये भी ना हो, ये सब भी देखना पड़ता है। तो भले कभी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो क्वालिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए हमारी। देन मेंटेन एंड कंट्रोल कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल करना। प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है भाई, लाइट बिल का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, वर्कर का खर्चा, मशीन का खर्चा, ये सब कॉस्ट को मेंटेन एंड कंट्रोल रखना पड़ता है। क्योंकि जितना कॉस्ट कम होगा उतना प्रोडक्ट इजी अच्छा बनेगा, या कहो सस्ते में बनेगा और बिजनेस को प्रॉफिट अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो वो कॉस्ट को कंट्रोल करना भी इसी मैनेजमेंट में आता है। एंड देन वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो बिजनेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वेरिएशंस लाना, एक ही बनाना है कि वेरिएशंस रखने हैं। जैसे वही एग्जांपल डेयरी मिल्क आप देखते हो, तो पहले भले नॉर्मल डेयरी मिल्क आता था, आज उसके अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं कि भाई क्रैकर्स अलग आता है, सिल्क अलग आता है, एलमंड्स का अलग आता है, दूसरा प्रोडक्ट अलग होगा, वेरिएशंस होता है। तो हमें प्रोडक्ट में वेरिएशन रखने हैं कि नहीं, वो भी मैनेज करना पड़ता है। एंड सिंप्लीफिकेशन रखना होता है कि प्रोडक्ट ऐसा सिंपल बनाओ कि जिससे बनाने में भी सिंपल रहे और जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी सिंपलिसिटी से यूज कर पाए, ठीक है? तो ये सब बातों की केयर करना वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। जो पहले बताया वही कि प्रोडक्ट बढ़िया होगा, अच्छा होगा तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, बाकी आप सब मैनेजमेंट कर लो, प्रोडक्ट खराब है तो सब खराब हो जाएगा। अरे बात ध्यान समझना बेटा ध्यान से। तो देखो आज जैसे हमने ये कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल वाले क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए, अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। अब उसके बाद जो ओसी के और दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।